13 जून 2025, एक तारीख जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। यह वो दिन था जब मध्य पूर्व की भू राजनीति हमेशा के लिए बदल गई। मध्य पूर्व की शांति उस दिन टूट गई, एक ऐसी शांति जो पहले से ही नाजुक धागों से बंधी हुई थी और जिसके टूटने का खतरा मंडरा रहा था। वर्षों से चले आ रहे तनाव और अविश्वास के बादल आखिरकार बरस पड़े जब इजरायली सेना ने ईरान पर अचानक और समन्वित हमलों की शुरुआत की। ये कोई साधारण झड़प नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित और व्यापक सैन्य अभियान था जिसका उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमता को पंगु बनाना था। इस सैन्य अभियान का नाम था ऑपरेशन राइजिंग लायन, एक ऐसा नाम जो इजराइल की शक्ति और दृढ़ संकल्प को दर्शाता था। यह नाम अपने आप में एक चेतावनी थी, एक संदेश था कि इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जिसने दोनों देशों के छाया युद्ध को खुली जंग में बदल दिया। वर्षों से इजराइल और ईरान छुप छुप कर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन अब यह लड़ाई खुले मैदान में आ गई थी जिसमें कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं था। यह हमला सीमित नहीं बल्कि पूर्ण पैमाने पर था, एक ऐसा हमला जो ईरान को चौंका देने और उसे गंभीर रूप से कमजोर करने के लिए डिजाइन किया गया था। इजराइल ने अपनी पूरी सैन्य ताकत झोंक दी थी। ईरान की सैन्य कमान और उसके परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाया गया। इजराइल का मानना था कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश कर रहा है और उसने इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा माना। इजरायली एयरफोर्स के 200 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने आसमान में गर्जना करते हुए ईरान की ओर उड़ान भरी। यह एक ऐसा दृश्य था जो पहले कभी नहीं देखा गया था, एक ऐसा प्रदर्शन जो इजराइल की सैन्य शक्ति का प्रतीक था। 5 लहरों में 100 से अधिक लक्ष्यों पर 330 सटीक बम गिराए। हर एक बम अपने लक्ष्य पर सटीक रूप से गिरा, जिससे ईरान के सैन्य बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हुआ। मुख्य फोकस था नतांज की यूरेनियम संवर्धन सुविधा, ईरान के परमाणु कार्यक्रम का दिल। इजराइल का मानना था कि इस सुविधा को नष्ट करके वह ईरान के परमाणु हथियार विकसित करने की क्षमता को गंभीर रूप से बाधित कर सकता है, और ईरान के एयर डिफेंस नेटवर्क जो इजरायली विमानों को रोकने के लिए डिजाइन किए गए थे। इजराइल ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करके अपने विमानों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसे इजराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बताया, एक ऐसा कदम जो इजराइल को संभावित परमाणु हमले से बचाने के लिए आवश्यक था। दावा किया कि ईरान परमाणु बम के बेहद करीब था। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा के लिए कार्रवाई करने का अधिकार है और वह किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस अभियान का मकसद सिर्फ सुविधाओं को नष्ट करना नहीं था, बल्कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को वर्षों पीछे धकेलना था, बल्कि ईरान के सैन्य और वैज्ञानिक नेतृत्व को भी खत्म करना था, ताकि भविष्य में ऐसे किसी भी खतरे को रोका जा सके। महीनों से तनाव बढ़ रहा था, कूटनीति विफल रही, बयानबाजी तेज थी और दोनों देशों के बीच अविश्वास की खाई गहरी होती जा रही थी। और अमेरिका पहले ही ईरान की प्रगति को लेकर चिंतित था और उसने इजराइल को संयम बरतने की सलाह दी थी। भूमिगत फोर्डो जैसी साइटों पर हमले के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए हथियारों की आवश्यकता थी। शायद अमेरिकी बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल हुआ, जो कंक्रीट और स्टील की मोटी परतों को भेदने में सक्षम है, जिससे वॉशिंगटन की मौन स्वीकृति का संकेत मिला। भले ही अमेरिका ने सार्वजनिक रूप से इस हमले की निंदा की हो, पूरी दुनिया स्तब्ध थी, इस अप्रत्याशित और साहसिक हमले से हैरान थी। मध्य पूर्व एक नए खतरनाक अनिश्चितता के युग में प्रवेश कर चुका था, जहां किसी भी समय कुछ भी हो सकता था। इजरायली हमले की योजना और खुफिया जानकारी की बारीकी ने सबको चौंका दिया। यह दर्शाता है कि इजराइल ने इस ऑपरेशन के लिए कितने वर्षों से तैयारी की थी। यह हमला क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बदलने वाला था और इसके परिणाम आने वाले वर्षों में महसूस किए जाएंगे। अब सवाल था, ईरान कैसे जवाब देगा? क्या वह बदला लेगा, और यदि हां तो किस रूप में? दुनिया सांस रोककर इंतजार कर रही थी। इजरायली हमलों का सबसे गहरा असर इसे महसूस किया गया, सबसे ज्यादा महसूस किया गया ईरान के शीर्ष वैज्ञानिकों और सैन्य नेतृत्व के सफाये के रूप में सामने आया। ये सफाया एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा था जिसका उद्देश्य ईरान की प्रगति को बाधित करना था। इजराइल ने 9 प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या की जिम्मेदारी ली। ये एक ऐसा कदम था जिसने पूरे विश्व में हलचल मचा दी। ये लोग ईरान के परमाणु कार्यक्रम के दिमाग थे। उनकी विशेषज्ञता, उनका ज्ञान ईरान के परमाणु अनुसंधान के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। मोहम्मद मेहदी तेहरानची और फरीदून अब्बासी जैसे नाम सामने आए। ये सिर्फ नाम नहीं थे, बल्कि वे ईरान के वैज्ञानिक समुदाय के स्तंभ थे, जिनकी मौत ने ईरान की वैज्ञानिक क्षमता को झटका दिया। यह एक ऐसा नुकसान था
जिसकी भरपाई करना आसान नहीं था। एक ऐसा घाव जो शायद कभी न भरे। इन लक्षित हत्याओं ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के नेतृत्व और विशेषज्ञता में एक गहरा संकट पैदा कर दिया, बड़ा शून्य पैदा कर दिया। एक ऐसा शून्य जिसे भरने में सालों लग सकते हैं, शायद दशकों भी। साथ ही हमलों में 20 से अधिक वरिष्ठ सैन्य कमांडर भी मारे गए, जिससे ईरान की सैन्य शक्ति को भी काफी क्षति पहुंची, जिनमें IRGC के प्रमुख हुसैन सलामी जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल थे और चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल बागेरी शामिल थे। इन कमांडरों की मौत ईरान के सैन्य ढांचे के लिए एक बड़ा झटका थी। ये रणनीति थी कमांड और कंट्रोल को पंगु बनाना, ताकि ईरान की प्रतिक्रिया को कमजोर किया जा सके, ताकि ईरान का जवाब कमजोर हो। एक कमजोर प्रतिक्रिया इजराइल के लिए एक रणनीतिक लाभ था। इमारतें दोबारा बन सकती हैं, ये तो सिर्फ भौतिक क्षति है जिसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन दशकों का अनुभव और संस्थागत स्मृति इतनी जल्दी नहीं लौटती। ये एक अमूल्य संपत्ति है जिसे हासिल करने में पीढ़ियां लग जाती हैं। इन हत्याओं ने दिखा दिया कि आधुनिक युद्ध में सबसे कीमती लक्ष्य इंसान है, न कि सिर्फ इमारतें, क्योंकि इंसान ही ज्ञान, अनुभव और भविष्य की कुंजी होते हैं। हमलों के बाद विशेषज्ञों ने माना कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को भारी नुकसान हुआ है। नतांज जैसे केंद्रों का भौतिक विनाश तो था ही, असली झटका वैज्ञानिक नेतृत्व के सफाये से लगा। 9 प्रमुख वैज्ञानिकों की मौत ने ज्ञान और नेतृत्व में ऐसा अंतर पैदा किया जिसे भरने में सालों लग सकते हैं। अब युवा वैज्ञानिक इस क्षेत्र को देशभक्ति नहीं बल्कि खतरे के रूप में देख सकते हैं। तकनीकी रूप से इन विशेषज्ञों की हानि का मतलब है कि कई समस्याओं का समाधान फिर से खोजना पड़ेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान की परमाणु टाइमलाइन अब कई साल पीछे चली गई है। ईरान को अब सिर्फ ढांचे नहीं बल्कि वैज्ञानिक नेतृत्व भी फिर से खड़ा करना होगा। यह झटका स्थायी नहीं लेकिन दीर्घकालिक है। कार्यक्रम की घड़ी पीछे लौट गई है। वॉशिंगटन ने इन हमलों को एक जरूरी, भले ही कठोर कदम के रूप में देखा, एक परमाणु ईरान को रोकने के लिए। अमेरिकी प्रशासन मानता था कि कूटनीति और प्रतिबंध नाकाम रहे हैं, इसलिए सैन्य कार्रवाई ही विकल्प बचा था। अमेरिका की प्रत्यक्ष भागीदारी, खासकर फोर्दो जैसी साइटों पर बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल, दिखाता है कि खतरा कितना गंभीर था। अमेरिकी नीति निर्माताओं ने इसे आक्रामकता नहीं बल्कि एक जरूरी रोकथाम के रूप में पेश किया। वैज्ञानिकों की मौत को भी एक अनिवार्य परिणाम माना गया, जिससे परमाणु खतरा टल गया। जोखिम थे तेल की कीमतें, ईरानी प्रतिशोध, क्षेत्रीय अस्थिरता, लेकिन परमाणु ईरान से कम। इस अभियान ने बहुमूल्य समय खरीदा। अब कूटनीति की नई कोशिश की जा सकती है। यूरोप में इन हमलों को लेकर चिंता और उलझन थी। हर कोई इस अप्रत्याशित स्थिति से जूझ रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि आगे क्या होगा। कोई भी परमाणु ईरान नहीं चाहता, यह एक आम सहमति थी, लेकिन सैन्य कार्रवाई को खतरनाक माना गया, जिसके गंभीर और दूरगामी परिणाम हो सकते थे। हर कोई संभावित सैन्य संघर्ष के खतरे को समझ रहा था। यूरोपीय नेताओं ने कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को प्राथमिकता दी थी। उनका मानना था कि बातचीत और समझौते के माध्यम से ही इस मुद्दे का समाधान किया जा सकता है, न कि सैन्य बल को। सैन्य हस्तक्षेप को अंतिम उपाय के रूप में देखा गया जब सभी राजनयिक प्रयास विफल हो जाएं। विशेषज्ञों ने इसे पायरिक विजय कहा। उनका मानना था कि इस सैन्य कार्रवाई से तात्कालिक लक्ष्य तो हासिल हो गया, लेकिन इसके दीर्घकालिक परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। कार्यक्रम को पीछे तो धकेला, लेकिन समझौते की संभावना खत्म कर दी। बातचीत की मेज से हटने के बाद अब कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं था। हमलों ने ईरान के कट्टर गुटों को मजबूत किया। उन्होंने इसे पश्चिमी हस्तक्षेप के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया और अपनी स्थिति को और मजबूत किया। उन्हें परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकलने का बहाना मिल गया। अब ईरान पर किसी भी तरह का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण रखना मुश्किल हो गया था। वैज्ञानिकों की हत्या और बुनियादी ढांचे का विनाश अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन माना गया। इसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया। यूरोपीय संघ ने इसे बहुपक्षवाद और कानून के शासन के लिए सीधी चुनौती बताया। उनका मानना था कि इस तरह की कार्रवाई से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कमजोर होती है। उनका मानना था कि सैन्य कार्रवाई ने अविश्वास और भय को और गहरा किया है। इससे क्षेत्र में तनाव और अस्थिरता बढ़ गई। नतीजा, मध्य पूर्व और भी खतरनाक और अप्रत्याशित हो गया है। एक नाजुक स्थिति और भी जटिल हो गई थी। यूरोप खुद को संकट के बीच पाता है। उसे अब इस जटिल स्थिति से निपटने के लिए एक रास्ता खोजना होगा। ईरान ने भले ही अपने शीर्ष वैज्ञानिक खो दिए हों, लेकिन परमाणु ज्ञान को पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता। IAEA के प्रमुख ने कहा, संरचनाएं नष्ट हो सकती हैं, ज्ञान नहीं। परमाणु विज्ञान अब वैश्विक ज्ञान है। सैद्धांतिक और व्यवहारिक जानकारी ईरान के वैज्ञानिक समुदाय में फैली है।
वरिष्ठ वैज्ञानिकों के नीचे सैकड़ों प्रशिक्षित लोग हैं जो कार्यक्रम को फिर से खड़ा कर सकते हैं। डिजिटल युग में डेटा और ब्लूप्रिंट सुरक्षित रखे जा सकते हैं। ज्ञान अब संस्थागत हो चुका है। हमलों ने वक्त तो खरीदा, लेकिन स्थायी समाधान नहीं दिया। जब तक राजनीतिक इच्छा बनी रहेगी, परमाणु विशेषज्ञता भी बनी रहेगी। इसराइल ईरान संघर्ष का सबसे तेज असर ऊर्जा बाजारों में दिखा। तेल की कीमतें 7% उछल गईं। चिंता थी कि संघर्ष फैल गया तो पर्सियन गल्फ से तेल आपूर्ति रुक सकती है। होर्मुज जलद मरुमध्य इसका केंद्र था। ईरान ने होर्मुज को बंद करने का प्रस्ताव रखा। अगर ऐसा होता तो वैश्विक आपूर्ति पर भारी असर पड़ता। ईरानी तेल निर्यात लगभग रुक गया, जिससे बाजार में और अस्थिरता आई। युद्ध विराम की खबर से कीमतें फिर 6% गिर गईं। बाजार की संवेदनशीलता उजागर हुई। यह संकट दिखाता है कि मध्य पूर्व की हलचल का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। जब मध्य पूर्व कांपता है तो उसकी गूंज वैश्विक अर्थव्यवस्था में महसूस होती है। हमलों के बाद ईरान एक अहम मोड़ पर है। अब उसे तय करना है कि बदला ले, पुनर्निर्माण करे या सुलह की राह चुने। पहला विकल्प सीधा प्रतिशोध मिसाइल या ड्रोन हमलों के जरिए। दूसरा, पुनर्निर्माण और परमाणु कार्यक्रम को और गुप्त बनाना। तीसरा, सुलह यानी बातचीत और प्रतिबंधों में राहत के लिए परमाणु महत्वाकांक्षाओं को छोड़ना। हर रास्ते में जोखिम है। खुला बदला जंग को बढ़ा सकता है, पुनर्निर्माण से अलगाव बढ़ेगा, सुलह से आंतरिक अस्थिरता। ईरान का फैसला पूरे क्षेत्र की दिशा तय करेगा। अब हर विकल्प में अनिश्चितता और खतरा है। ईरान का अगला कदम ही मध्य पूर्व के भविष्य की नींव रखेगा। अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम का भविष्य अनिश्चितता के साए में है, नतांज के मलबे और मारे गए वैज्ञानिकों की याद के साथ। फिलहाल परमाणु हथियार की कोई भी महत्वाकांक्षा कई साल पीछे चली गई है। ईरान को अब नुकसान का आकलन, केंद्रों की सुरक्षा और वैज्ञानिकों को फिर से संगठित करना होगा। लेकिन यह मानना कि यह स्थायी अंत है, एक भूल होगी। राजनीतिक इच्छा शक्ति अब और मजबूत है। कार्यक्रम को फिर से बनाने का दबाव बढ़ गया है। निरीक्षण और कूटनीति की व्यवस्था टूट गई है। अब ईरान और भी गुप्त तरीके से आगे बढ़ सकता है। समस्या हल नहीं हुई, अब वह और जटिल और विस्फोटक हो गई है। 2025 के ये हमले कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नया और भी खतरनाक अध्याय है।